वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में हमने जो नदियां थी उनकी वितरिकाओं के बारे में या फिर उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में देख लिया था। जो ढाल कम होने की वजह से उनकी कई सारी की वितरिकाएं बन जाती है, ट्रिब्यूटरीज जो है बन जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको दी हुई है, क्या? डोब। ये हमारा जो पार्ट 3 है इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने जो वितरिकाएं बताई थी उसके नीचे एक डोब दिखा हुआ है। डोब क्या होता है? डोब होता है दो नदियां हैं उनके बीच में अगर कोई क्षेत्र है, कोई भूमि है, तो उसे हम डोब कहते हैं। ठीक है, दो नदियों के बीच का भाग, बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ आपके काम का नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो हमारी ये उत्तरी मैदान है ना, जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें कई तरीके की नदियां हैं, तो हम इस उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित करेंगे। जैसे हमने हिमालय को किया था उत्तर, दक्षिण और पश्चिम पूर्व में, इसको मगर हम सिर्फ 3 उपवर्गों में विभाजित करेंगे। वो क्या है? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो उत्तरी मैदान है उसके पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। जो पंजाब हिमालय था, आप सबको पता है, ये पंजाब का मैदान कहते हैं। हमारा ये पहला भाग हो गया। पहला हमने उपभाग देख लिया, पंजाब का मैदान, पश्चिमी भाग। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा उत्तरी मैदान है, इसका पश्चिमी भाग जो ये है, पश्चिमी भाग, उसे हम क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। उसे हम कहते हैं पंजाब का मैदान। जो उत्तरी भाग है, यहाँ पंजाब होता ही है, उसे हम पंजाब का मैदान कहते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। हमारा पश्चिमी भाग क्या है? पंजाब का मैदान है, उत्तरी मैदान का। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो सिंधु नदी है तथा इसका सहायक नदियों के द्वारा जो बनाया गया इस मैदान का जो बहुत बड़ा भाग क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। चलिए देखते हैं कैसे पाकिस्तान में स्थित है वही पंजाब का मैदान। ये देखिए, जो सिंधु नदी है, सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज, तो ये सब जो नदियां है ना, ये ज्यादातर भाग, इनका बहुत कम भाग भारत में, ज्यादातर भाग पाकिस्तान में दिख रहा है, वही वहां पे बात कर रहे हैं। तो पंजाब का मैदान जो है, पश्चिम वाला, सॉरी, वो हमारे पाकिस्तान में ज्यादा है। हमारे मतलब सबके पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है तो क्या, पाकिस्तान के लोगों तो हमारे जैसे ही, उनके साथ संबंध बनाना एक तरीके से जरूरी है, क्योंकि है तो वो हमारे जैसे लोग, कब तक नफरत रखेंगे? क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का हमेशा ख्याल रखना जरूरी है। पड़ोसी नाराज हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले हमारी मदद पड़ोसी ही कर पाते हैं। अब नहीं करे तो उनकी मर्जी। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जो मैंने अभी आपको बताई, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, हिमालय से निकलती है। ये सारी की सारी नदियां कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। उत्तरी मैदान में आप जानते हैं हिमालय से निकली हुई नदियों बहुत सारी निक्षेप करती है। मैदान के इस भाग को दोबों की संख्या बहुत अधिक है। इस भाग में क्या होता है? दोबों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि दो नदियों के बीच में मैदान जो है कई सारा बाकी होता है, तो दोब जो है वही होते हैं। तो दो वहां पे कई तरीके के होते हैं। ठीक है, गंगा के मैदान का विस्तार ये आपने देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। हमने पहला मैदान देख लिया, पंजाब का मैदान। ठीक है, पंजाब का मैदान हमने देख लिया। अब हम जो है सिंधु नदी वाला जो हमने देखा था ना कि सिंधु नदी प्रणाली है, तो सिंधु नदी प्रणाली का हमने बात कर ली। अब हम गंगा की बात करेंगे, गंगा के मैदान की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। चलिए देखते हैं घग्गर और तीस्ता नदी कहाँ पे, उनके बीच है गंगा का मैदान। ये देखिए गंगा कहाँ पे? हमारी यहाँ पे। गंगा हमारी कहाँ पे? यहाँ पे। और तीस्ता कहाँ पे? यहाँ पे कही है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो हमारा गंगा का एरिया हो गया, गंगेटिक प्लेन, या फिर हम गंगा का मैदान कह देते हैं। चलिए ये हमें पता लग गया गंगा का मैदान है ये। आगे देखते हैं। तो घग्गर वहां पे, मैं आपको बताता हूँ, घग्गर और तीस्ता मैंने आपको बोला था बताने के लिए। ये देखिए घग्गर कहाँ पे है? ये हमारी घाघरा, घाघरा दिख रहा है आपको? यही घग्गर है। घग्गर लिख रहा है, घाघरा ही है।
तो घाघरा नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है ना, वो क्या है, वो हमारा गैंगेटिक प्लेन है। ठीक, वो गलती से हो गया था। अब आप वो ना देखकर ये देखिए घाघरा नदी, क्योंकि हम यहाँ पे घाघरा नदी की बात करें। घाघरा नदी कहाँ से निकल रही है, ये देखिए इधर, यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं। गंगा का मैदान तो हमने देख लिया। यह उत्तरी भारत के राज्यों, उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। तो ये सारे राज्य हैं जहां से ये गंगा का मैदान जो है फैला हुआ है। आप तो जानते हैं छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरीके के राज्य, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे ये जो गंगा का मैदान है फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्रा का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में है। अब गंगा का मैदान तो हो गया, अब हम देखेंगे क्या ब्रह्मपुत्रा नदी का मैदान। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का मैदान जो है इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। जो हमारा असम है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ब्रह्मपुत्र का नदी का मैदान जो है स्थित है। ये वाला जो मैदान है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का, वो स्थित है। चलिए देखते हैं आगे। यहां तक हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान हमने देख लिया जो असम में स्थित है। अब आगे उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। जो हमारी उत्तरी मैदान है ना, उनकी व्याख्या हम कैसे करते हैं, जिनके उच्चावच है में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। इसमें कोई विविधता नहीं है, एकदम समतल स्थल है, बिल्कुल एकदम समतल। तो यहाँ पे कई तरीके की जो है प्राकृतिक लैंड होता है, तो कई नदियां जो है घूमती रहती है। देखिए उत्तरी मैदान एकदम समतल है, उच्चावच कई तरीके की भूमियां हैं। तो ये होगी हमारी, ठीक है। यह सही नहीं है। तो ये जो हमने बताया ना विविधता है समतल स्थल के रूप में की जाती है, वो सही नहीं है। समतल स्थल के रूप में करी जा रही है, मगर करी नहीं जानी चाहिए। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। हम सब सोचते हैं कि जो प्लेन है वो समतल होगा, जबकि यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि नहीं, समतल तो बिल्कुल नहीं है। आप सबको लग रहा है कि समतल है, मगर समतल नहीं है। ठीक है, उनमें कई तरीके की भौगोलिक आकृतियों की विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले तो सोचा था कि इस तरीके समतल होंगे, मगर समतल नहीं है, कई तरीके की विविधता है। तो उन विविधताओं को भी 4 भागों में देखते हैं हम उत्तरी मैदान की। चलिए देख लेते हैं। विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। तो क्या है, जब शिवालिक से ढाल से निकलेगी ना कोई नदियां पर्वतों से, तो वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का जो है निक्षेपण कर देती है, वहां पे उसे डाल देती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भाबर। तो भाबर जो है वहां पे ये डिपॉजिट कर देती है, वहां पे जो है निक्षेपण कर देती है गुटिका का, जिसे हम गुटिका की पट्टी कहते हैं। तो पहला हो गया भाबर। आपसे पूछ सकते हैं भाबर क्या है, तो शिवालिक के उधर से जो नदियां डाल रही है वो भाबर हो जाता है। ये हमें पता लग गया। अब आगे चलते हैं। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। जितनी भी सरिताएं हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो सारी की सारी आने के बाद जब यहाँ पे निक्षेपण करेगी, तो उसके बाद ही भाबर पट्टी में जाके विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। भाबर पट्टी में पहुंच गई, सारी चीजें कर दी, गुटिका का निक्षेपण हो गया, फिर गायब। जितनी भी नदियां आई थी वो सारी गायब हो जाएगी इस पट्टी में, भाबर पट्टी में। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती है। फिर पहले तो पट्टी पे गायब हो गई, फिर दक्षिण में अचानक से पता नहीं कैसे वापस से निकल जाएगी और पुनः निकलती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। दक्षिण में फिर निकल गई और ये दलदली क्षेत्र जो है उसका निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं तराई, तराई रीजन। दलदली होके निकलती है वो। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। यहाँ पे जो वन्य प्राणी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से कई तरीके के लोग आए थे, तो उनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो हमें चाहिए।
अब कोई जगह चाहिए, वो कौन सी जगह होगी? तो वो जगह जहाँ पे हम उन्हें अच्छे से कर पाए, तो वो यही जगह होने लगी, क्योंकि ये तराई है, बहुत ज्यादा पानी है, तो उन्हें रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जंगल वगैरह थे उन्हें काट दिए। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति कैसी है? आप दुधवा राष्ट्रीय पार्क को सर्च करेंगे, सब अपने अपने जो गूगल है, मैप है, उसमें सर्च करिए कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, मतलब दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, आपको पता लग जाएगा इनकी स्थिति की कहाँ पे जो है पाकिस्तान से आए लोग रखे गए। तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना, मैंने आपको बताया था जलोढ़ से बना, बिल्कुल। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर है स्थित है, बिल्कुल, नदियों का जो बाढ़ है उसके मैदान के ऊपर स्थित है जलोढ़ भूमि, तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम भाग है ना पुराने जलोढ़ का बना, वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर, नदियों का जो बाढ़ होता है ना उसके मैदान के ऊपर स्थित है, तथा वेदिका जैसी आकृति जो है प्रदर्शित होती है। वहां पे एक वेदिका जैसी आकृति वो प्रदर्शित हो जाती है और उसे भांगर नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं भांगर क्या होता है, आप ये बता दीजिएगा। ये भांगर होता है, और ये कहाँ पे मिलता है? ये उत्तरी मैदान में ही मिलता है। ठीक है, एक भावर हो गया और एक भांगर हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र की मृदा है, यहाँ पे चूना जो है निक्षेपण किसी ना किसी नदियों ने कर दिया, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। तो ये जो भांगर है ना, वहां पे कंकड़ ज्यादा होते हैं, चूने के कंकड़ वगैरह पड़े होते हैं वहां पे। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। और जो बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेप है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? खादर। कंकड़ और खादर हो गया ये, ठीक है। इनका भाग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श है, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो है गहन खेती कर सकते हैं, इस तरीके से आदर्श भूमि ये बन जाती है हमारा उत्तरी मैदान, जो जहां पे हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है भारत में, अगर देखा जाए तो यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार को भी आप मान लीजिए, तो वो सब आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक आप सबको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ आसान है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया, अब आगे क्या? आगे हमारा आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो हमने हिमालय देख लिए, उत्तरी मैदान देख लिए, अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रायद्वीपीय पठार। चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जो प्रायद्वीपीय पठार होता है ना, वो क्या होता है? एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है। आप सबने इस तरीके के पठार देखे होंगे, ये टेबल कुर्सी ऐसी तो होती है अपनी, ऐसी टेबल होती है ना, तो ये टेबल मेज जैसे आकृति वाला स्थल होता है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इन सब शैलों से मिलकर बना हुआ है, पत्थरों से। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। जब गोंडवाना भूमि से टूटा तो उसके बाद जो है ये बना, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये हमारा प्राचीनतम भाग हो गया, ये हमारा प्राचीनतम भाग हो गया। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छल्ली घाटियां मिलती है। ये देखिए इस तरीके के पठार हो गए में प्रायद्वीपीय, चौड़ी और छल्लीदार घाटियां में यहाँ पे मिलती है, और गोलाकार पहाड़ियां भी मिलती है। क्या मिलती है? गोलाकार पहाड़ियां, जो वो पहाड़ियां जो गोल होती है, तो गोलाकार पहाड़ियां हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है, यहाँ पे मिल गई। अब आगे चलते हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। ये जो पठार है ना हमारा, इसके दो मुख्य भाग हैं। एक क्या है? एक है मध्य उच्च भूमि। तो इस पठार के क्या है? दो मुख्य भाग हैं। पहला क्या है? मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। एक तो दक्कन का पठार है और एक मध्य उच्च भूमि। मैं आपको बता देता हूं दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि कहां पे। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रायद्वीप में।
तो ये देखिए, ये हमारा मध्य उच्च भूमि, ये हमारा मालवा पठार और ये हमारा दक्कन पठार, ये दोनों हमारे हो गए। ठीक है, ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य भूमि, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आप ये देख रहे हैं मालवा पठार किसके यहाँ, नर्मदा नदी के ऊपर। चलिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इस मैप से यहाँ पे आ जाइए। नर्मदा नदी कहाँ पे, ये रही नर्मदा नदी। इसके ऊपर जो मालवा पठार है वो, उसके आसपास जो वाला एरिया है वो हमारा मध्य उच्च भूमि वाला एरिया है या फिर प्रायद्वीप पठार वाला एरिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी। ये हमने देख लिया, यहां तक तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है जिसको, मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। अब विंध्य जो श्रृंखला है वो दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। दक्षिण में कहां से, मध्य उच्च भूमि से, और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। चलिए देखते हैं विंध्य श्रृंखला कहां पे किससे घिरी है। आ जाइए अपने ऐप में, ये हमारी विंध्य श्रृंखला है। उत्तर में देखिए, उत्तर पश्चिम में हमारी अरावली श्रृंखला हो गई, और दक्षिण में देखिए, दक्षिण में हमारी ये मध्य वाली एक श्रृंखला हो गई। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो है ये स्थित है, आपको दिख रहा है ना, विंध्य जो है उन दोनों के बीच में स्थित है। देखिए ये हमारा हो गया विंध्य वाला। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बुलोई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। हमने अभी अरावली देखा था ना, उसके भी आगे राजस्थान के किसी में जगह पे ये जो है मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। तो हम ये देख रहे थे। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं। अब हमने यहां से कहां तक देख लिया था, चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन, हम ये यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जैसे चंबल नदी हो गई, सिंध नदी, बेतवा नदी तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। तो इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं, एक तो क्या हो गई, एक तो हो गई चंबल, एक हो गई सिंधु, एक हो गई बेतवा और एक हो गई केन। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ये मैं आपको मैप में बता देता हूं, आपको जो बताया गया है ये आपके मैप में भी है। ठीक है, कहां पे है, मैप में भी स्थित है। तो ये आपके मैप में भी है। आपके कहां पे है, आपके जो मैप है वहां पे ये स्थित है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे मैप में स्थित। अब आगे यहाँ पे देखते हैं क्या होता है भाई। चलिए हम दोनों देखते हैं, अपन सब देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये सब जो है केन बेतवा ये सारी नदियां हैं। ठीक है, इस तरीके की नदियां यहाँ पे होती हैं, ये मिलकर बनाती है। इस तरीके से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ये हमने देखा था उत्तर पूर्व की तरफ बह रही थी, दक्षिण पश्चिम से निकल के उत्तर पूर्व की तरफ बह रही है ये सारी नदियां, इस क्षेत्र वाली। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। इस प्रकार क्या करती है, वो इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है कि ढाल जो है ऊपर है, इस वजह से तो यूं जा रही है ऊपर की साइड, इस वजह से ये ढाल ऊपर होगा। ठीक है, तो हमने देखा था इस तरीके का ढाल होता है, तो ये ऊपर है, इसी वजह से यहाँ से जो नीचे जाके ऊपर जा रही है, तो इस तरीके का ढाल होने की वजह से ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चलिए, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी, जो मध्य उच्च भूमि जो मालवा पठार के आसपास, वो पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। वो क्या है, पश्चिम में तो चौड़ी है लेकिन पूरब जो है ना उसमें संकीर्ण है, मतलब सिकुड़ी हुई है। इस पठार के
पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी विस्तार है ना इस मध्य उच्च भूमि का, उसको हम बुंदेलखंड और बघेलखंड नाम से जानते हैं। चलिए मान लिया। अब इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। चलिए देखते हैं, पूरब में जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरब में गए तो ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया, मतलब छोटा नागपुर पठार आ गया। इस तरीके से पूरब में जाते जा रहे हैं, पठार आते जा रहे हैं। देखिए छोटा नागपुर का पठार आ गया। तो इस तरीके से, और दामोदर नदी जो इधर, दामोदर पठार इधर रहता है। तो ये हमारी चीजें आ चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। पूरब की तरफ हमने देख लिया। दक्षिण का एक पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। जो दक्षिण का एक पठार है वो क्या है, एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का पठार कौन सा है भाई, जो त्रिभुजाकार भूभाग में है? मैं आपको बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं दक्षिण पठार, ये जो है एक त्रिभुजाकार भूभाग में है। ये जो है हमारा एक त्रिभुजाकार भूभाग में इस तरीके, ये हमारा दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार है। ठीक, ये हमने देख लिया भाई, दक्षिण का पठार है त्रिभुजाकार भूभाग में। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल नर्मदा नदी जो है उसके दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव केमूर की पहाड़ी तथा मेखला श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार पर है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, इसके उत्तर में सतपुड़ा श्रृंखला है और इधर जो है आपको कई सारी केमूर वगैरह जो है श्रृंखला यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। पूर्वी विस्तार की श्रृंखला है ये मेखला श्रृंखला, वो जो मैंने आपको बताई थी वो सारी सतपुड़ा के नीचे। तो भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को आप अलग अलग तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे ज्ञात करी है। मैंने आपको बता दी है किस तरीके की श्रृंखलाएं होती है, तो मैंने स्थिति ज्ञात कर ली। अब दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, दक्षिण का जो पठार है वो क्या है, पश्चिम में तो ऊंचा होता है एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला होता है, तभी तो नदियां उधर बहती है। ये जो पठार है ना वो कैसा होता है, वो होता है यूं यूं, तो नदियां जो है इसी वजह से यूं बहती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर है तो इस तरीके से यहाँ पे कोई नदी है तो यूं बहेगी। ठीक है, ऊपर तो जाके यूं क्रॉस तो नहीं करेगी, नहीं बहेगी, तो इसी वजह से ये यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके का ढाल होता है, ये हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। और पूरब की ओर कम ढाल वाला है, इस वजह से नीचे। अब इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इस पठार का जो एक भाग है वो कहाँ पे, उत्तर पूर्व में देखेंगे। जो हमारा ये पठार हमने देखा ना दक्षिण का, इसका एक भाग उत्तर पूर्व में एक जगह पर है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी जगह, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कहते हैं। तो मेघालय में जो है इसका भाग जुड़ा हुआ है दक्कन पठार का। तो कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो कार्बी एंगलोंग पठार हो गया और उत्तर कचार पहाड़ी ये मेघालय में है, और ये दक्कन पठार जो है हमारा दक्षिण का पठार, उसका एक रूप है जो उत्तर पूर्व में मिल रहा है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। तो छोटा नागपुर पठार हमने अभी देखा, वो एक भ्रंश के द्वारा इससे जो है अलग हो गया और मेघालय में चला गया। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गोरो, खासी एंड अजंती। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं हम इनको एक बार। ये देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये हमारे मेघालय, इधर मेघालय भी है। तो इधर जो है हमारे वो जो पहाड़ मैंने आपको बताया थे वो हो गए, छोटा प्लेट्यू के भ्रंश से कट के यहाँ पे आए हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, ये हमने हमारा दक्षिण का जो दक्कन पठार था उसी का भाग देखा। चलिए ये हमने देख लिया, गारो, खासी, जयंतिया, तीन महत्वपूर्ण पश्चिम से पूर्व की ओर जो है श्रृंखलाएं हैं, ये हमने देख ली। तो हमारा यहाँ पे जो पार्ट है वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे दक्षिण के पठार की कुछ और बातें और हमारा भारतीय मरुस्थल। ठीक है, इसके बारे में हम
अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।